ठीक है बच्चों, अब दिख रहा है, मेरा पेज दिख रहा है पूरा? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैं दिख रहा हूँ बच्चों आपको सभी को? यस सर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। ये मान के चलेंगे कि आज से क्लास स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगा और फिर आज शाम यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो आज ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मेजरमेंट क्या है, ये मेजरमेंट क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बात बताई है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की जो प्रोसेस है उसी को मेजरमेंट कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? मैंने आपको ये बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल है, मतलब जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि इतना गर्म है, इतना ठंडा है, ऐसा मौसम है, वैसा मौसम है। हमें एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे वेट, तो उसको भी हमें एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। एनर्जी, उसको भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना की जो प्रोसेस है वही मेजरमेंट है। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज होती है, वी हैविंग टू टाइप्स ऑफ वैल्यू। हमारे पास दो टाइप की वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू वैल्यू और दूसरी होती है मेजर्ड वैल्यू। जो वैल्यू होती है वो दो प्रकार की होती है, एक मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाया था। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक वायर है, इसमें से 10.9 एम्पियर का एक्चुअल में करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने एक अमीटर लगा दिया क्योंकि मुझे करंट का मेजरमेंट करना था। तो जब मुझे करंट का मेजरमेंट करना था तो मैंने एक अमीटर लगा दिया, और ये जो अमीटर मैंने यहाँ लगाया हुआ है ये करंट को मेजर करने के लिए लगाया। तो ये जो करंट ने जो रीडिंग दी मुझे, ये दी 10.4 एम्पियर की। तो 10.4 एम्पियर की इस अमीटर ने मुझे रीडिंग दी, और एक्चुअल में इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था? 10.9 एम्पियर। तो ये जो 10.4 एम्पियर ये कौन सी वैल्यू हो गई? ये मेजर्ड वैल्यू हो गई। ये जो 10.4 एम्पियर की जो वैल्यू मेरे पास आई है, ये मेजर्ड वैल्यू आई है। और एक्चुअल में इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था? 10.9 एम्पियर। तो ये तो ट्रू वैल्यू होगी, ये होगी मेजर्ड वैल्यू और एक ट्रू वैल्यू। तो इसे हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। जैसे ये सिस्टम इनपुट, ये 10.9 एम्पियर क्या हो गया? सिस्टम का इनपुट हो गया, क्योंकि इतने ही तो इनपुट दे। अमीटर को कितना करंट जा रहा है? अमीटर में कितना करंट इनपुट के तौर पे जा रहा है? 10.9 एम्पियर। तो ये जो सिस्टम का इनपुट क्या हो गया? 10.9 एम्पियर, जो कि क्या है? ट्रू वैल्यू है। ठीक है। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये अमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये देखो, ये अमीटर क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और इस सिस्टम को, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इनपुट दिया, और जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा वो सिस्टम का आउटपुट हो जाएगा। तो सिस्टम कितनी रीडिंग दे रहा है? 10.4 एम्पियर। तो मतलब मेजर्ड वैल्यू, सिस्टम आउटपुट मेजर्ड वैल्यू होगी, सिस्टम इनपुट क्या हो गया? ट्रू वैल्यू होगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बच्चे। सर जो डिफरेंस आ रहा है सर 0.5 एम्पियर का, तो वो ये भी तो हो सकता है सर वो एमीटर जो काम कर रहा है उस वो कंज्यूम कर रहा हो सकता है। इस भाई एरर क्यों आ रही सिस्टम में? मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत एरर तो। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिसमें एरर नहीं है। तो एरर आने का कारण ही तो यही है ना कि हमारा अमीटर एक्यूरेट नहीं है 100%। सही बोल रहे हो तुम, तुम्हारी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। मतलब अमीटर झोल कर रहा है बीच में कुछ, क्योंकि 100% एक्यूरेट तो कभी कुछ होता ही नहीं ना यार। 100% एक्यूरेट कैसे कुछ हो सकता है? ह्यूमन ह्यूमन इतना ये थोड़ी हो गया कि वो एकदम
100% एक्यूरेट बैलेंस। थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, और थोड़ी बहुत एरर तो रहती है यार, सही है ना? यस सर। तो वो यस सही सर। सोच रहे हो तुम, मतलब अमीटर में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से तो 0.5 की एम्पियर कम मेजर कर पा रहा है वो। या तो ऐसा भी हो सकता है कि 0.5 एम्पियर ज्यादा मेजर कर ले, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो एरर क्या हो गई हमारे पास, ट्रू वैल्यू 10.9 है और मेजर कर रहा है 10.4, मतलब एरर जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.5 एम्पियर की। तो अगर हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म में देखें तो एरर क्या होती है, सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट कर दो तो एरर आ जाएगी, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में हमने कैसे माइनस किया, ये ट्रू वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो कितनी एरर आ रही है वो उसको पता करना है, तो फार्मूला क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। एरर क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू किसके बराबर है, सिस्टम आउटपुट के बराबर है, और ट्रू वैल्यू किसके बराबर है, सिस्टम इनपुट के बराबर है। तो एरर क्या होगी, सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। बच्चों क्लियर है क्या यहाँ सब कुछ, या कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया ऐसा कुछ तो नहीं? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना, ठीक है। ठीक ठीक बच्चों, ओके। तो ये कल लिख लिया था ना ये सब कुछ, एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लिख लिया था क्या बच्चे? सर ये फॉर्मूला नहीं लिखे थे सर, हाँ तो लिख लिखो, लें। लिखो जरा, लिखो, ये बना लिया था, नहीं बनाया हो तो बना लो और लिख लो, एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लिखो जरा। एरर इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू माइनस, वो तो अभी अपने पास टेब नहीं तो और बेटर तरीके से क्लास होती हो। एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को हम AM से डिनोट कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू को AT से। मेजर्ड वैल्यू को हम AM से शो कर रहे हैं और ट्रू वैल्यू को AT से, ठीक है। तो एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यदि दूसरी टर्म में देखें तो एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू क्या है, सिस्टम का आउटपुट, सिस्टम आउटपुट मतलब जो रीडिंग है भाई सिस्टम का आउटपुट है, सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट, ठीक है। ये कॉपी कर लो, कल जो कॉपी नहीं किया था वो कॉपी कर लो, बाकी तो आपने कल कॉपी किया ही होगा। हो गया बच्चों, बड़े आगे? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो एरर का फार्मूला है भाई मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जरा करके बताऊं। बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए, अपना दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। बताओ जरा। ये स्टूडेंट नहीं है, इंस्ट्रूमेंट है, ये गलत है, इंस्ट्रूमेंट है वहां, स्टूडेंट नहीं। चलो ये बताओ बच्चों, लॉजिक बताओ सभी लोग, क्या आंसर आना चाहिए इसका, सोच के बताओ, है ना, मैं पूछूंगा कि क्यों है लगाया। क्वेश्चन ये है सर ओनली बी होगा, ओनली बी होगा, ओनली बी होगा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोर क्वालिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इफ सर ओनली ए होगा शायद, रुको ऑप्शन ए। पहले जब मैं बोलूँ ना तो फिर शांत हो जाया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोर क्वालिटी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। इफ इंस्ट्रूमेंट ए हैविंग 1 वोल्ट, इंस्ट्रूमेंट ए के पास 1 वोल्ट की एरर है और इंस्ट्रूमेंट बी के पास 10 वोल्ट की एरर है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। कोई बच्चा बोल रहा है कि ए, कोई बच्चा बोल रहा है बी। सर ए। यस सर ए। तुम लोगों ने क्या लॉजिक लगा लिया है कि जिसकी एरर कम है वो ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा बोल रहे बी हो? आएंगे सर आंसर। अच्छा बी आएगा, चलो
एक एग्जांपल से बताना बच्चों मुझे, है ना। कोई दो बच्चे हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर देना। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, फिर आंसर देना मुझे। एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है, ठीक है। उसके बाद ए स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले हैं, चलो 9 मार्क्स मिले हैं, और बी स्टूडेंट को 10 नंबर मिले हैं, ठीक है। चलो बी स्टूडेंट को 10 नंबर मिले हैं। अब बताओ ज्यादा अच्छा स्टूडेंट कौन है? सर बी वाला। बी वाला ज्यादा अच्छा है। अब लेकिन पूरा स्टेटमेंट सुनो, इसको 10 में से मिले और इसको 50 में से मिले। अब बताओ। सर ए वाला। सर ये वाला। ये वाला अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? कमेंट। हाँ बिल्कुल भाई, ये तो पता करो कि एरर तो आ रही है, एरर तो दे दी उनने, लेकिन कितने में से, ये तो देना पड़ेगा ना। जब तक कि ये डेटा नहीं रहेगा आप कैसे बता दोगे? वो ये यही वाली बात होगी कि ए को 9 नंबर मिले, बी को 10 नंबर मिले, लेकिन कितने में से मिले ये भी तो स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी तो बता पाऊंगे कि कौन ज्यादा अच्छा है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम क्वालिटी कब बता पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट की कि किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है? जब हमें टोटल ट्रू वैल्यू पता हो उसकी, कि एक्चुअल में कितनी वैल्यू है भाई, कितने में से मिले हैं ये तो बताओ, कितने टोटल कितने नंबर का है। आपको ये पूछना चाहिए था कि सर क्वालिटी, चलो 1 वोल्ट की एरर आ रही, लेकिन कितने में से आ रही, ये तो पूछना पड़ेगा आपको। इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि कांट कमेंट। सर हम कमेंट नहीं कर सकते जब तक कि हमें यहाँ ट्रू वैल्यू पता ना हो। जैसे कि यहाँ हमें ट्रू वैल्यू पता चल गई कि भाई इसको 10 में से 9 नंबर मिले, ये 10 नंबर क्या है, ट्रू वैल्यू है। इसको 50 में से मिले, तो अब मुझे यहाँ ट्रू वैल्यू पता चली, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो ए स्टूडेंट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। सर कांट कमेंट। ठीक है, कांट कमेंट, ये अपना सही आंसर है। चलो ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो यार प्रॉब्लम ये आ रही कि एरर तो है, एरर तो है, तो हमें फिर अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही कि यार हम क्वालिटी नहीं बता पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही कि हम क्वालिटी नहीं बता पा रहे, तो हमें कोई ऐसी टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी टर्म को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे हम क्वालिटी पता कर पाए, कमेंट कर पाए। कि हाँ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो कमेंट कर पाए उसके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई। कमेंट कर पाए उसके लिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई। वो टर्म कौन सी है? परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। बच्चों ये हेडिंग डालना, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर, ये वाली टर्म इंट्रोड्यूस हुई, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। और इसी को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव। देखो यहां पर क्या हो रहा है, एरर तो है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर तो है, लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है? एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है ये पता होना चाहिए। एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। क्या होती है? एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है ये पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो ये एरर, ये देखो यहाँ फार्मूला में दिख रहा है आपको, ये एरर है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी, जो नीचे रहता है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे आपके जब परसेंटेज निकालते हो आप, तो क्या करते हो, कितने आपको प्राप्त हुए अंक, प्राप्तांक और पूर्णांक, है ना, प्राप्तांक बटे पूर्णांक करते हो, फिर परसेंटेज निकालते हो आप, है ना। तो ट्रू वैल्यू, इसी प्रकार से एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो जिसकी परसेंटेज रिलेटिव एरर ज्यादा हो गई उसकी क्वालिटी कम है, और जिसकी परसेंटेज रिलेटिव एरर कम है उसकी क्वालिटी अच्छी है। समझ में आई क्या बात बच्चे मेरे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होती है? जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। यहां मैंने लिख दिया है डेफिनेशन इंग्लिश में, व्हेन एरर इज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू, व्हेन एरर इज एक्सप्रेस्ड, दो बार लिख दिया क्या, व्हेन एरर इज, चलो ये मिटेगा नहीं, ठीक है एक ही बार लिखना बच्चे, व्हेन एरर इज एक्सप्रेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू। जब एरर को ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहते हैं। बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, आप, मैं बोल रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले से कॉपी कर लो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, जब एरर को, जब
एरर को ट्रू वैल्यू, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है, नहीं एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त कैसे कहेंगे, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष एक्सप्रेस किया जाता है, तो इस प्रकार की एरर को, तो तब इस प्रकार की एरर को, तब इस प्रकार की एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर, तब इस प्रकार की एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर अथवा परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है। ठीक है, जो बच्चों एरर होती है ना उसको डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं, जो एरर होती है उसको डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं, एरर को डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं और ट्रू वैल्यू को 80 से एक्सप्रेस करते हैं। अभी हमने पीछे देखा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, एक ही बात है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100 ऐसा लिख लो या फिर इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है, आप दोनों में लिख लो, आप दोनों फॉर्म में लिख लो, एरर की जगह डेल्टा, ट्रू वैल्यू की जगह 80 इंटू 100 ये लिख लो। और फिर उसके बाद लिखना डेल्टा इक्वल टू, उसके बाद लिखो डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा ब्रैकेट में लिखना है एरर, डेल्टा क्या है यहाँ पर, एरर है, डेल्टा क्या है, एरर है, जो किसके बराबर है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एम माइनस 80। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा इक्वल टू एरर है जो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू के बराबर है। बच्चों समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कौन बताएगा मुझे क्या होती है क्लास में? परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या होती है, कौन बताएगा? अजय, यस क्या सर। होती है, क्या होती है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर? बोलो अजय, वेट कर रहा हूँ। सर सर जब एरर को ट्रू वैल्यू के एक्सप्रेस्ड किया जाता है, जब एरर को ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, तब एक्सप्रेस सर, एक्सप्रेस हाँ किया सर, जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है, तो सर इस प्रकार की एरर को परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है बिल्कुल सर। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस इतना फॉर्मूला ही दिया बोलना है सर। बस। और अब इसको देखो, फार्मूला देख के भी बोल सकते हैं हम, ये देखो एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है, जब एरर को ट्रू वैल्यू के सापेक्ष एक्सप्रेस किया जाता है, तब इस प्रकार की एरर को परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, वो करके बताना, ठीक है? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो बच्चे। मैं बोल लिख देता हूँ, है ना, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, लिखो बच्चों, साथ साथ लिखो, इन मीटर in ammeter true value 5 ampere and its error 1 ampere, then find relative
स्टैटिक एरर। चलो अब बताओ बच्चे इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए 20%, सर 20%, बी 25%, सी 20%, डी 24। चलो बच्चों आंसर दो जरा इसका। सर 20%। 20%। सर 20%। कौन कौन बोल रहा है ये? कौन कौन आंसर दे रहा है? सर 20%। प्रगति। अच्छा सर अजय। ठीक है। और कोई बच्चों? यस सर अजय सर। ठीक ठीक सर ऋतिक। ठीक है ऋतिक, ठीक है। चलो करते हैं सर ये इसको। तो ऐसा होगा ना सर 1/5 into 100। बिल्कुल। सर 20। देखो अब हमारा जो फार्मूला है वो क्या है? रिलेटिव स्टैटिक एरर का फार्मूला क्या है? रिलेटिव सर स्टैटिक एरर एरर अपॉन ट्रू वैल्यू into 100। इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 ये फार्मूला है हमारा। तो बस वैल्यू पुट कर दो। रिलेटिव स्टैटिक एरर आरएससी परसेंटेज। रिलेटिव स्टैटिक एरर का परसेंटेज कितना हो गया? एरर कितनी है? 1 एम्पियर। तो एरर की प्लेस पे 1 रख दो। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। 100/1/5 इंटू 100, तो 5 से 20 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20%। क्लियर बच्चों? तो बस Yes, यही sir. हमारा ये सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, तो इस प्रकार से लेकिन देखो बच्चों, क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा। यही क्वेश्चन सामने वाला ऐसे भी पूछ सकता है। देखो सामने वाला इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर देगा। चलो अब बताना मुझे ना। अनामीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, टेक्निकल टर्म डाल देगा वो। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, full scale deflection 5 ampere and its error in measurement measurement 1 ampere, then find relative static error। अब देखो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 1 एम्पियर की एरर आ रही है इसके अंदर, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो अभी बताता हूँ। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये देखो बच्चों, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ये होता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको एक इंस्ट्रूमेंट, ये मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है? ठीक है, ये देखो इसकी जो मैक्सिमम रीडिंग क्या है? 500। तो ये जो 500 है ये क्या है? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। ये जो 500 आपको दिख रहा है ये यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। देखो और देखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट देखो, ये मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है? बोलो, कमेंट करो। दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? कितना कर रहा है? 50। तो ये 50 एम्पियर क्या हो गया? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब ये मैक्सिमम रीडिंग आ गई। तो यही ट्रू वैल्यू है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू। अभी फिलहाल जब तक ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो, तब तक के फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही हमारा ट्रू वैल्यू रहती है। हाँ, अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया कि 30 एम्पियर, तो फिर हमारा 30 एम्पियर ट्रू वैल्यू है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमें स्पेसिफाई नहीं करे, कुछ बोले नहीं, तब तक कि हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन को ही ट्रू वैल्यू मान के चलना है। समझ में आ रही क्या मेरी बात बच्चों? यस सर, यस सर। किसी ने बोल दिया कि 5 एम्पियर का रीडिंग दे रहा है, लेकिन जब वो नहीं दे कोई रीडिंग और बोल दे कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना है, तो ये जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है यही हमारी ट्रू वैल्यू रहेगी, जब तक कि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करे। तो लिख लो, नोट करके, यहाँ नोट करके लिख लो। इफ क्वेश्चन नॉट स्पेसिफाइड ट्रू वैल्यू,
बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही इस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ पे लिखा है? नहीं सर। नो सर। हिंदी मीडियम वाले किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं समझा तो दे ही रहा हूँ आपको, है ना, कि आ मीटर की ट्रू वैल्यू 5 एम्पियर है और इसकी एरर 1 एम्पियर, बस इतना ही है। हिंदी में इतना तो आपको भी समझ में आ जाता होगा। और यहाँ पे एक आ मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर है और इसकी एरर 1 एम्पियर है, तो आपको रिलेटिव स्टैटिक एरर बताना, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं है इंग्लिश में, ठीक है। अब फिर भी कोई दिक्कत हो तो बच्चे बोल देना, मैं हिंदी में बोल दूंगा, संकोच नहीं करना। क्वेश्चन को तो हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया सर हमने। कर लिया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो नोट है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिख लो कि यदि प्रश्न में ट्रू वैल्यू नहीं दी हो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिख लो, यदि प्रश्न में ट्रू वैल्यू नहीं दी हो, यदि प्रश्न में ट्रू वैल्यू नहीं दी हो तब फुल स्केल डिफ्लेक्शन ही, अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन को ही अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन को ही ट्रू वैल्यू माना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये लिख लो। इधर क्या बच्चों हो अपना, यहाँ पे थे, लिख लिया बच्चों? यस सर। सभी ने? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। ये बच्चे भी क्वेश्चन ट्राई करो और बताओ कौन से इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, ये बताओ। करो आप लोग, ट्राई करो। सर इंस्ट्रूमेंट ए ज़्यादा अच्छा होगा। ज्यादा अच्छा होगा? यस सर। चलो देखते हैं, सभी के आंसर आने दो जरा। ऑप्शन यही है सारे, ये देखो ये ऑप्शन, ओनली इंस्ट्रूमेंट ए, ओनली इंस्ट्रूमेंट बी, बोथ ए एंड बी इंस्ट्रूमेंट कांट कमेंट, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ओनली इंस्ट्रूमेंट ए, ओनली इंस्ट्रूमेंट बी, बोथ ए एंड बी कांट कमेंट। और एक क्वेश्चन, जिसकी रिलेटिव स्टैटिक एरर कम होगी वो ज्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट। अभी मैं आपको क्लू भी बता दिया मैंने। सर ए। अच्छा सर ऑप्शंस क्या है? सर ए वाला। ये ऑप्शन, ओनली ए इंस्ट्रूमेंट, ओनली बी इंस्ट्रूमेंट, बोथ ए एंड बी। सर ऑप्शन ए। क्या बोल रहे हो? सी कौन बोल रहा है आंसर? ये बच्चे कौन बोल रहा है सी? बोलो बोलो, घबराओ नहीं यार, हिम्मत की बोलने के तो नाम भी बताओ अपना। देखो मैं क्या बताऊं, जिस बच्चे का नाम पता रहता है ना क्लास में, उस बच्चे को मैं ज्यादा नंबर देता हूँ, क्योंकि जब मैं नंबर देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता रहता है। जो बच्चा क्लास में एक्टिव रहता है उसका नाम मुझे याद रहता है, तो फिर उसको नंबर ज्यादा देता हूँ। मेरे ही नहीं, सभी फैकल्टी का यही है। जब नंबर देते हैं तो जो बच्चा एक्टिव रहता है क्लास में, जिसको सर जानते हैं, तो उसको अच्छे नंबर मिलते हैं। जिसको नाम नहीं पता उसको ऐसे ही कुछ भी नंबर दे देते हैं। ठीक है, इसलिए एक्टिव रहा करो, पूछा करो, तो वो सही रहेगा। चलो देखो बच्चों, देखो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन हमारा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट। अब पिछले क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पे हमें एरर तो पता थी लेकिन ट्रू वैल्यू पता नहीं थी। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ए है जिसकी एरर 1 वोल्ट है और ट्रू वैल्यू 5 वोल्ट है, तो हमें एरर भी पता है और उसकी ट्रू वैल्यू भी पता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट बी है जिसमें एरर 10 वोल्ट की है और उसकी ट्रू वैल्यू 20 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें क्वालिटी बताना आसान रहेगा, हम बता पाएंगे, वहां तो बता ही नहीं सकते। सर इंस्ट्रूमेंट बी की क्वालिटी ज्यादा होगी। हाँ सुनो मेरी बात, जिसकी एरर कम होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, ये सबसे यहाँ पे लिख लो, एक नोट करके स्टार लगाओ और लिखो the instrument which RAC relative static error, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख लो, जिस इंस्ट्रूमेंट की रिलेटिव स्टैटिक एरर कम होगी, जिस इंस्ट्रूमेंट की रिलेटिव स्टैटिक एरर कम होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। द इंस्ट्रूमेंट विच रिलेटिव स्टैटिक एरर is lesser, the instrument which relative static error is lesser, the instrument which relative static error is lesser, which relative static error lesser, quality of that instrument is higher। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट की एरर कम, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा लॉजिक है कि जिस इंस्ट्रूमेंट की एरर कम होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। ये लिख लो आप नोट करके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो कि जिस इंस्ट्रूमेंट की रिलेटिव स्टैटिक एरर कम होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे निकाल लो क्वालिटी। मैंने देखो क्या करेंगे रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालने के लिए, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ए है, इसकी एरर क्या है 1 वोल्ट और ट्रू वैल्यू क्या है, एरर को मैंने बोला था आपको कि आप डेल्टा से एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। तो ये देखो डेल्टा ए, इसकी 1 वोल्ट एरर है और इसकी ट्रू वैल्यू 5 वोल्ट है। इंस्ट्रूमेंट बी की जो एरर है वो 10 वोल्ट है, इसलिए डेल्टा बी 10 वोल्ट और ट्रू वैल्यू 20 वोल्ट। तो रिलेटिव स्टैटिक एरर मुझे इंस्ट्रूमेंट ए की निकालना है, तो फार्मूला क्या है रिलेटिव स्टैटिक एरर का, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एरर 1 वोल्ट होगी और ट्रू वैल्यू 5 वोल्ट, तो ये आ गई 20%। उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंट बी की मैंने रिलेटिव स्टैटिक एरर निकाली, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर होगी 10 वोल्ट और जो ट्रू वैल्यू होगी वो 20 वोल्ट, तो यहाँ 50। तो किसकी एरर ज्यादा है, बी की एरर ज्यादा है और ए की एरर कम है। जिसकी एरर कम है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी। ठीक है, तो किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी, ए की क्वालिटी ज्यादा अच्छी। बच्चों एक चीज और, एक्यूरेसी का फार्मूला लिख लेना आपने नोट करके। ये पहले तो ये कॉपी कर लो, पहले ये जो मैंने सॉल्व किया वो कॉपी कर लो, फिर बताता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करो ये पूरा। ये कॉपी करो सॉल्यूशन। ये वीडियो चालू रख के पढ़ाना बच्चों ज्यादा बेटर है ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ है क्या? यस सर। है ना, ये चीज देखी है मैंने। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चे। सर इसको करने का एक और लॉजिक है ना सर, कि बोलो। जैसे सर जैसे ये 1 वोल्ट एरर कर रहा है तो ये 5 में से सिर्फ 1% एरर कर रहा है, और बी वाला जो है 20 में से 10% एरर कर रहा है, तो ए वाला अच्छा होगा। नहीं ओरली अगर सोचे तो नहीं 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 ऐसा हाँ बोल सकते कि 5 में से 1 है, मतलब यस सर, लेस एरर कर रहा है। 5 के रेस्पेक्ट में 1 की क्या वैल्यू है और 20 के रेस्पेक्ट में 10 की क्या वैल्यू है ना। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल से है कि एरर तो है, फार्मूला क्या है रिलेटिव स्टेट, एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में कितनी है, एरर तो है लेकिन ट्रू वैल्यू के रेस्पेक्ट में, बस इतना सा लॉजिक लगाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। वो जो तुम सोच रहे हो ना वो भी सही है। यस सर। कुछ बच्चों टाइम हो गया होगा शायद ना। सर एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? किसका एक्यूरेसी है ना सर, ये अभी आपने एक्यूरेसी हाँ, अभी आगे के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको है ना। अभी सिर्फ लिख लो, वो टर्म आ गई इसलिए है ना, आगे के लेक्चर में बताऊंगा, डिटेल में बताएंगे वहाँ। एक्यूरेसी क्या होती है, जब
एरर को घटा देते हैं 100, कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से एरर, रिलेटिव स्टैटिक एरर को माइनस कर देंगे तो एक्यूरेसी आ जाएगी। स्टार लगा के लिख लो, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। ट्रू वैल्यू के जितने पास में हम जाएंगे हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। क्या है एक्यूरेसी? क्लोजनेस टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितने पास जाएंगे, जैसे सपोज करो कि हमने एक्चुअल में कोई अमीटर है और अमीटर ने पहले, जैसे वही एग्जांपल पहले वाला, ये यस सर, मतलब 10.9 है, अब इसने 10.4 एम्पियर का मेजरमेंट किया है। अगर ये 10.5 करेगा अगली रीडिंग पे, तो मतलब ये ट्रू वैल्यू के और पास जा रहा है, मतलब एक्यूरेसी बढ़ रही है। अगली बार ये 10.6 किया इसने मेजर, मतलब और एक्यूरेट हो रहा है। फिर ये 10.7 किया तो और एक्यूरेट हो रहा है, फिर 10.8 किया तो और एक्यूरेट हुआ। तो मतलब हमारी ट्रू वैल्यू के पास में जाने की जो प्रोसेस है वो एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? क्लोजनेस टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू, रीडिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टुवर्ड्स ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू के पास की जो वैल्यू रहती है, अगर हम पास में जाते जा रहे हैं मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ते जा रही है। समझ में आई क्या बात? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। तो बाकी आज की क्लास को फिनिश करते हैं और बाकी फिर आप कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ पूछना है आज की क्लास के लिए तो पूछ सकते हो आप मुझसे। कुछ डाउट हो किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हो मुझसे। कुछ पूछना है बच्चों? यस सर। सर तो ये सर मेजर्ड वैल्यू तो हमेशा एरर ही होगा ना, फिर तो कितना भी मेजर कर लो तो। मतलब तो क्योंकि सर ट्रू वैल्यू तो अलग है, मेजर्ड वैल्यू तो अलग है, तो सर हमेशा एरर ही देगा ना वो तो, हाँ क्योंकि कभी बिल्कुल ट्रू वैल्यू error तो ही देगा। नहीं सकता। हाँ मतलब ऐसा, देखो यार, एक 100% एक्यूरेट कुछ कोई भी नहीं होता, तो एरर तो रहेगी, हमेशा रहेगी, थोड़ी बहुत कम रहेगी लेकिन कुछ ना कुछ एरर तो रहेगी। एक्यूरेट कोई नहीं दे सकता। उसकी एक्यूरेसी देखेंगे ना कि हाँ कौन से हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे कि कितना एक्यूरेट है। वो वाली नेगेटिव टर्म छोड़ो, ये एक्यूरेसी वाली टर्म पकड़ो, कितना एक्यूरेट है ना, कितनी एक्यूरेसी है। यस सर, फिर मोस्ट हम उसी को मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। अब एरर तो यार हमेशा कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ ना कुछ एरर तो रहेगी। ठीक यस है, सर। चलो ठीक है बच्चों, तो आप आज की क्लास लीव कर सकते हो। जैसे आप क्लास लीव करोगे आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लीव थैंक कर यू सकते सर। हो। थैंक यू, आप लोगों को भी थैंक यू सर। कोऑपरेट जी करने सर। के लिए। थैंक यू सर। ओके सर थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके।